हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ स्कोप और फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी की। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का काम क्या है और इसका क्षेत्र क्या क्या है। या द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इज वेरी वाइड एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। हम कह सकते हैं लागत लेखांकन, जिसे हम कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज जो इंक्लूड है कॉस्ट असर्टेनमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं लागत का निर्धारण। लागत निर्धारण, लागत निर्धारण का काम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम है कॉस्ट अकाउंटेंसी का। किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी। वन सेकेंड गाइस। किसी भी प्रोडक्ट को, जिसको हम देखते हैं, जो कि सेल हो रहा है मार्केट में या सेलेबल इन मार्केट, जो मार्केट में बिकता है, उस प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं प्राइस भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, आईफोन, जिसको हम कहते हैं कि बहुत महंगा फ़ोन है, इसकी प्राइस बहुत हाई है, तो गाइस ऐसा नहीं है कि इसकी कॉस्ट बहुत लो होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं हाई है, दैट्स वाई इसकी प्राइस भी हाई है। अगर लागत ही अधिक आएगी तो कीमत भी अधिक ही निर्धारित होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राइस इज इक्वल टू, प्राइस क्या होती है, ये लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। गाइस, हो सकता है आईफोन अगर 50,000 का सेल हो रहा है, तो हो सकता है 50,000 में से, सॉरी, इसका 40,000 अकेला कॉस्ट हो। इट इज पॉसिबल और नॉट? यस, पॉसिबल है। तभी तो ये चीज 10,000 का मार्जिन रखने के बाद मार्केट में 50,000 पे सेल हो रहा है। सर, तो ऐसे कैसे हो गया कि दूसरे फोन बहुत सस्ते हैं। गाइस, कॉस्ट में सिर्फ हार्डवेयर ही काउंट नहीं होता है, उस चीज पर किया गया रिसर्च, उस चीज पर किया गया जो प्रोडक्शन से पहले का जो कॉस्ट होता है, वो भी मायने रखता है। आईफोन बहुत रिसर्च करने के बाद चीजें बनाता है, तो डेफिनेटली इसका कॉस्ट हाई होता है। दैट्स वाई वो उसकी प्राइस भी हाई होती है। तो किसी भी चीज की कॉस्ट असर्टनमेंट एक कॉस्ट अकाउंटेंसी का महत्वपूर्ण काम होता है। तो आइए देखते हैं। इट डील्स विद द कलेक्शन इट डील विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस। ये कलेक्शन करते खर्चों के और एनालिसिस, उनका विश्लेषण करती है। द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट, और मेजरमेंट करती है प्रोडक्शन का, जो डिफरेंट प्रोडक्ट एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द टेकिंग लिंकिंग अप द प्रोडक्शन विद द एक्सपेंसेस। और प्रोडक्शन को खर्चों से लिंक करके देखा जाता है कि कितनी लागत आ रही है, उसका कितना प्राइस हम निर्धारित करेंगे। In fact, the varying procedure for the collection of expenses give rise the different system of costing as historical और actual cost। estimated cost क्या होता है कि लागत निकालते समय हम या तो किसी हिस्टोरिकल डेटा को यूज कर सकते हैं, एक्चुअल डेटा को यूज कर सकते हैं, या फ्यूचर की जो कॉस्ट होती है जनरली उसको हम एस्टिमेटेड कॉस्ट यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्सेट्रा, और हम चाहें तो एक इंडस्ट्री बेस्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट ले सकते हैं कि मार्केट में एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट ये आती है, उससे फिर हम एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, जहाँ से वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कंट्रोलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। Again, the varying procedure of the measurement of the production have resulted in different methods of costing, such as specific order costing, operation costing, etc., for linking up the production with the expenses, and different technique of costing, such as marginal cost technique and total cost technique, direct cost technique, etc. ये सब कुछ तकनीकें हैं जिनके माध्यम से हम खर्चों को कहीं ना कहीं यहाँ पर लिंक करते हैं प्रोडक्शन के साथ, उत्पादन के साथ, और उस चीज की टोटल लागत निकालते हैं, कुल लागत। हैव बीन इन्वॉल्व ऑल द थ्री, दैट इज सिस्टम, मेथड एंड टेक्निक्स, कैन बी यूज इन वन कंसर्न साइमल्टेनियसली। हम कह सकते हैं ये सारी चीजें, एक सिस्टम, एक मेथड, एक टेक्निक, सारी की सारी चीजें एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही साइमल्टेनियसली एक ही कंसर्न में यूज होती हैं,
कॉस्ट असर्टेनमेंट यानी कि लागत निर्धारण के लिए। तो गाइस सिंपल सा फंडा है, पहला स्कोप क्या है या पहला कार्य क्या है कॉस्ट अकाउंटेंसी का, कि ये लागत का निर्धारण करती है। लागत का निर्धारण करने के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लागत की अकाउंटिंग करती है। लागत की अकाउंटिंग का मतलब जो कॉस्ट आई है उसका असर्टेनमेंट करने के बाद उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है गाइस। जैसे कि अकाउंटिंग का लैंग्वेज या अकाउंटिंग का डेफिनेशन की हम बात करते हैं, ये एक लैंग्वेज होती है जो कि किसी चीज को रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच इज बिगिन विद द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे अकाउंटिंग में नॉर्मल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, वैसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा। और फिर एंड होती है स्टैटिकल डेटा पे, यानी कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कुछ सूचना तंत्र तैयार करते हैं जिसके आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि किस तरीके से किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम किया जा सकता है एक्सेट्रा। It is a formal mechanism by means of which cost of production or services are ascertained। ये एक फॉर्मल तरीका है, एक साधारण तरीका आप कह सकते हो, एक औपचारिक तरीका है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लागत का किस तरीके से लेखांकन यानी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा एंड कंट्रोल किया जाएगा, उस पर नियंत्रण किया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट यानी प्रबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही सहायता प्रदान करने वाली चीज है, खासकर डिसीजन यानी कि निर्णय लेने के समय। डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स apart from their other information, cost information which is provided by the cost accounting, cost can be ascertained either by the following the historical or predetermined system of costing। या तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर या प्रीडिटरमाइंड की आगे आने वाली चीज समय में क्या लागत रहेगी उसके आधार पर हम निर्धारण करते हैं। कॉस्ट कैन बी प्रीडिटरमाइंड आइदर बाय द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम प्रीडिटरमाइंड कर सकते हैं किसी या तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेस पर कि लास्ट में इतनी लागत आई थी तो इस बार भी इतनी आएगी, और एस्टिमेट कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। इफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर कीप्ड सेपरेटली देन देयर reconciliation is also to be done in order to verify the accuracy of both sets of accounts। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ हम देख सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का काम है कि यहाँ पर खर्चों को या जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं लागत का लेखांकन करना, जिससे कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके किसी भी चीज के रिगार्डिंग, किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसकी प्राइस डिटरमाइन करने के लिए वगैरह वगैरह। कॉस्ट कंट्रोल तीसरा हमारा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉस्ट कंट्रोल। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप किसी काम को करने की कॉस्ट कितनी आ रही है तो आप डेफिनेटली आप खर्चों पर नियंत्रण नहीं करोगे। जैसे अगर आपको पता है गाइस कि आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम 5,000 है, लेकिन आपको कहीं से एज अ लोन आपको 10,000 रुपये मिल गया। अब आप हर महीने 7,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे पास तो खुद का पैसा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो पैसा है आपने किसी और से लिया है, तो ताकि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर सको। तो जब आपको अपनी लागत के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन पता होगी, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, तब आप उसको उसकी प्राइस प्रॉपर डिसाइड कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज़्यादा होगी और उसकी क्वालिटी कम होगी तो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। यानी कि हमें कोशिश करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉस्ट कंट्रोल में आईफोन को कॉस्ट कंट्रोल करनी चाहिए, वो कॉस्ट ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है, बस आपको क्या लग रहा है उसकी प्राइस ज़्यादा है। इस प्राइस के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी तो ज़्यादा है, गुणवत्ता जिसे कहते हैं। तो गुणवत्ता ज़्यादा मायने रखती है। कई लोग ऐसे हैं जो प्राइस के मामले में नहीं सोचते, क्वालिटी के मामले में सोचते हैं। तो यहाँ पर आईफोन भी अपनी कॉस्ट को क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। वो क्या चाहता नहीं है कि मैं उसे क्या मजा आ रहा है कि वो 100 रुपए की चीज को, जो चीज 100 रुपए में बन सकती है उसे 10,000 में बना रहा है? नहीं, वो कुछ तो कर रहा है गाइस। गाइस गोल्ड और सिल्वर में फर्क होता है। बस अब ये नहीं कह सकते कि गोल्ड को भी उसकी कॉस्ट इतनी कम कर दो कि वो सिल्वर के रेट में बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है गाइस। तो कॉस्ट कंट्रोल इज अ गाइडेंस। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? कॉस्ट कंट्रोल इज द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय द executive actions of the cost or operating an undertaking. It aims at guiding the actual towards the line of target। हमारे टारगेट की तरफ उनको गाइड करना, उनको समझाना। रेगुलेट द एक्चुअल इफ दे डिबेट और वेरी फ्रॉम द टारगेट।
अगर आपका लक्ष्य से आप भटक रहे हो या एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका टारगेट से अलग है तो उसको रेगुलेट करना। जैसे कि अगर आप एक बाइक चला रहे हो और वो अगर सड़क से भटक जाएगी तो आपका पूरा कोशिश रहेगा कि उसको आप पाथ पे ला सको। जैसे कि एक ट्रेन अपनी मंजिल पे तभी पहुंचती है जब वो अपने ट्रैक पे चले। अगर ये ट्रैक से भटकी तो डेफिनेटली पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे नहीं चल सकती कोई ट्रेन। यानी कि हम कॉस्ट को कंट्रोल में रखेंगे ताकि हम अपने टारगेट को समय पर अचीव कर सकें। दिस गाइडेंस एंड रेगुलेशन इज डन बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। द कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट कंट्रोल करने के बहुत सारे हम तरीके हम एंटर वगैरह में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट डेटा एंड कॉस्ट ऑडिट के माध्यम से हम लागत को जितना कम रखेंगे हमारा रेवेन्यू उतना ज्यादा होगा। अब यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए गए। गाइस, ऑब्जेक्टिव का मतलब जैसे हिंदी में जिसे उद्देश्य कहते हैं, लेकिन उद्देश्य का मतलब होता है कि कोई काम आप क्यों कर रहे हो। यानी कि आप लागत लेखांकन, जिसको हम यहाँ पर लागत लेखांकन कह रहे हैं, भाई आप लागत क्यों निर्धारण कर रहे हो, क्या जरूरत है इसकी, या यूं कह सकते हैं क्यों या क्या जरूरत है लागत की, लागत लेखांकन की या लागत निर्धारण की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। इससे आप अब कोई भी, अब आप इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आप ढूंढ सकते हैं खुद से। मैंने आपसे पूछा, आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शन क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। अब आपको अगर वो चीज समझ में आ गई है तो आपको ऑब्जेक्टिव आप ऑरली एग्जाम में लिख सकते हो गाइस, कि हम क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं। इस चीज का आप अगर जवाब दोगे तो जो सारे जवाब होंगे वो इस चीज को कवर करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आगे, देखो आप पहले इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। क्यों कर रहे हैं हम कॉस्ट फिक्सेशन, सेलिंग प्राइस, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड presentation of cost data to management for measuring the efficiency of cost control. The aim to know the method with expenditure on material, wages and overhead recorded. इससे हम जान सकें कि किस तरीके से, किस मेथड से हमको एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने हैं, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड। क्लासिफाइड एंड एलोकेशन कैसे करना है। जैसे हो सकता है आपका एक वर्कर है गाइस, और वो वर्कर दो जगह काम करता है, ऑफिस में भी काम करता है और फैक्ट्री में भी काम करता है। अब बताओ इसका खर्चों को कैसे एलोकेट करोगे। डेफिनेटली आप टाइम के अकॉर्डिंग करोगे, लेकिन जब हम आगे जाके बहुत सारी चीजों को अलग अलग चीजों के माध्यम से अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। अब जैसे एक ट्रक जा रहा है फॉर एग्जांपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस, अब उसमें हो सकता है इसका जो भाड़ा निकालोगे वो केजी या क्विंटल के हिसाब से निकालोगे या किलोमीटर के हिसाब से निकालोगे। तो हर एक चीज को यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये मेथड बताता है कि किस चीज को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है so that a method of which expenditure, material, wages and overhead recorded, classified and allocated so that the cost of product and services may be accurately ascertained। किसी भी चीज की लागत प्रॉपर निर्धारित कर सको। These cost may be related to the sales and profitability may be determined। Yet with the development of business and industry, it is objective are changing day by day। Following are the main objective of cost accounting। अगर हम देखें तो धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रतियोगिता और जो कॉम्प्लेक्सिटीज यानी बिजनेस में जो बहुत ज्यादा उलझापन आ गया है, या हम कह सकते हैं आज व्यवसाय करना एक जटिल समस्या है या जटिल कार्य है। तो आज उस समय में जहाँ कंपटीशन बहुत हाई है, यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन बहुत जरूरी है। तो अब इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं जिनको मैंने आपसे कहा था कि आप लॉजिकली सोच सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो। तो दीज आर दी रीजंस, ये सारी वजह है। सबसे पहला, ascertain the cost per unit of the different product manufactured by the business concern। एक कंपनी जो होती है वो एक यूनिट बनाने की लागत क्या आएगी। वैसे हम एक यूनिट कभी बनाते नहीं है। क्या एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी सिर्फ एक मोबाइल बनाने के लिए मार्केट में आ रही है? नहीं, लेकिन वो मोबाइल बनाने से पहले वो कंपनी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, मोबाइल की कॉस्ट पर यूनिट पहले ही निकाल लेगी, ताकि वो ऐसा नहीं, क्योंकि उसको प्राइस आपने देखा होगा गाइस, प्राइस मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं होता इससे पहले उस पर कोट हो चुकी होती है। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की पर यूनिट प्राइस हम निकालेंगे तभी हम उसमें प्रॉफिट देखेंगे।
कि हम अगर फॉर एग्जांपल एक मोबाइल 5,000 में बनाते हैं और उस पर अगर 100 रुपए कमाते हैं, तो सिर्फ हम 100 रुपए मत देखिए, अब मल्टीप्लाई करिए कि हम कितने का टारगेट रखते हैं। हम 1 लाख मोबाइल सेल कर देंगे तो डेफिनेटली 1 लाख, और ये यानी कि आप 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करेंगे गाइस। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ना कि एक मोबाइल की हमने कॉस्ट निकाली है मतलब हम एक मोबाइल सेल करने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर हम, अगर हम ये पहले सोच लेते कि हमको 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है तो ये मजा नहीं आता। लेकिन हमने देखा कि हमें 5,000 की लागत रखनी है, 100 रुपए एक मोबाइल पे कमाने हैं, तो हम तो 1 लाख बेच लेंगे। इस तरीके से सोचना है आपको, यानी प्रोडक्ट की पर यूनिट प्राइस निकालना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक उपभोक्ता एक यूनिट खरीदता है, ना कि लाखों मोबाइल। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड द करेक्ट एनालिसिस कॉस्ट बोथ द प्रोसेस एंड ऑपरेशंस एंड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अलग अलग एलिमेंट्स की कॉस्ट निकालना, अलग अलग तत्वों की, अलग अलग चीजों की कॉस्ट निकालना, ताकि ये समझ में आए कि कौन सा एलिमेंट कितनी कॉस्ट रखता है। टू डिस्क्लोज सोर्स ऑफ वेस्टेज, source for wastage, whether the material, time expenses, and use of machinery, equipment, and tools to prepare the such report, which may be necessary to control such wastage। जो हमारी फैक्ट्री में जो व्यर्थ हो रहा है सामान, उसका एनालिसिस करना कि कौन सा टाइम मटेरियल वेस्ट हो रहा है, या खर्चे फालतू के हो रहे हैं, या टाइम वेस्ट हो रहा है, या किसी मशीनरी का यूज नहीं हो रहा, ये भी तो एक वेस्टेज होता है। आपने कोई चीज खरीद ली महंगी और उसे यूज मत करो, तो वो भी तो आपका वेस्टेज ही हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये डिटरमाइन कर सकें। टू प्रोवाइड रिक्विजिट डाटा एंड सर्विसेज एज अ गाइड टू प्राइस फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, to ascertain the profitability of each of the product and advise the management as how these profit can be maximized। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे देखा कि पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी वो 5,000 रहेगी, और हम अगर एक यूनिट पे 100 रुपए कमाते हैं तो हम 1 लाख मोबाइल पर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मैनेजमेंट को हम सजेस्ट कर सकते हैं, कोशिश करो कि हम 80 रुपए प्रॉफिट कमाएं, और हम 1 लाख की जगह अगर 10 लाख मोबाइल बेचते हैं गाइस, तो इस तरीके से सोचा करो। हमें अगर 80 रुपए प्रॉफिट मिले और हम 10 लाख मोबाइल बेच दें, तो गाइस यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होगा उसका आप अंदाजा लगाइए, 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वो तरीका होता है जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको सजेस्ट करता है। इसलिए हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं एडवांस में। टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड फिनिश गुड्स, ऑर्डर टू मिनिमाइज द कैपिटल लॉकअप दीज स्टॉक। किसी चीज का कितना स्टॉक रखना है, ये चीज भी मैनेजमेंट को सजेस्ट करना। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पर हम एक ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हमें ये बताता है कि स्टॉक कितना रखना चाहिए। स्टॉक की जो होल्डिंग होती है या स्टॉक का जो लेबल होता है, ये बताता है कि अगर जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखोगे तो हैंडलिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे। इसलिए स्टॉक उतना ही रखो जिससे कि उसकी हैंडलिंग ओवरऑल हमें कॉस्ट कम आनी चाहिए, और उसको हम, और हमारा पैसा भी लॉक ना हो। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, अगर आप देखेंगे, कैपिटल लॉक नहीं होनी चाहिए गाइस, कैपिटल लॉक ना हो। इसके अलावा टू रिवील सोर्स ऑफ इकोनॉमी बाय इंस्टॉलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल बाय मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल करना, और ऐसी टेक्निक यूज करना जिससे कि हमारे ऑपरेशंस में इकोनॉमी आ सके। बाय इंस्टॉलिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सको जिससे कि कॉस्ट कम हो सके। टू एडवाइस मैनेजमेंट ऑन फ्यूचर एक्सपांशन पॉलिसीज एंड प्रपोजल, कैपिटल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। टू प्रिवेंट एंड इंटरप्ट डेटा मैनेजमेंट प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। मतलब महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए उनमें आप लोग अपना इंटरप्रेट कर सकते हो, अपना जो इसको कहते हैं, मतलब मैनेजमेंट को इंटरप्रेट करोगे कि किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके, प्लानिंग कर सके। टू हेल्प द प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट में हेल्प कर सकते हो, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजटरी कंट्रोल। अगर किसी चीज की लागत ज्यादा आ रही है और उसे कम नहीं कर सकते, तो हमें पैसा तो अरेंज करना पड़ेगा ना गाइस। तो ये यहाँ पर लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव दिए हैं, लेकिन इन्हीं का आपके आगे एक और, ये सारी वजह थी जिसकी वजह से हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। इतने सारे पॉइंट्स एग्जाम में लिखने को नहीं आएंगे गाइस, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको कम से कम 10 पॉइंट आप याद रखिएगा, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर तक का क्वेश्चन हमको एग्जाम में आता है। एक बार आप जनरल रीडिंग भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पॉइंट है, टू ऑर्गेनाइज द इंटरनल ऑडिट सिस्टम टू इंश्योर द इफेक्टिव वर्किंग एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज भी प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएंगे। तो इससे क्या रहेगा कि मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, और कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटेंट का जो टोटली जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो मैनेजमेंट को गाइड करना ही तो है गाइस।
नेक्स्ट है ब्रॉडली स्पीकिंग द अबव ऑब्जेक्टिव कैन बी रीग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग थ्री हेड्स। उन्होंने उन्हीं ऑब्जेक्टिव को अगर हम चाहें तो तीन मेन ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले क्या है, असर्टेनमेंट एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड इनकम बाय प्रोडक्ट फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, accumulations of utilization of cost data, control purpose to have the minimized possible cost contingent with the maintenance of quality. This objective is achieved through the fixation of target, ascertainment of actual, comparison of the actual with target, analysis reasons and deviation between the actual। यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या पाया और हमने क्या टारगेट सेट किया था और क्या पाया, उसके बीच में क्या वेरिएशन है। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल को हम जब कंपेयर करते हैं तो इनके बीच में क्या निकल कर आता है, वेरिएशन। वेरिएशन जिसको हम कहते हैं विचलन, और इन विचलनों को हम करेक्ट करते हैं, यानी कि इन पे नियंत्रण करते हैं। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का, ताकि हम पता कर सकें कि हमने क्या सोचा था, क्या टारगेट सेट किया था, क्या हमने अचीव किया, और ये वेरिएशन जो आए यानी कि जो विचलन आए हैं, इनके बीच में जो गैप आया है वो किस वजह से आया। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो और क्या करें कि ये पॉजिटिव बना रहे, नेगेटिव है तो क्या करें कि ये सुधर जाए। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट, ये प्रोवाइडिंग यूजफुल डेटा टू मैनेजमेंट टेकिंग द डिसीजन मेकिंग। और नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा यूजफुल डेटा टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग गाइज, यहाँ पर अब एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर मेंशन है, हम एक बार यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन गिवन बिलो, प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आर डिस्क्लोज। यहाँ पर बताया जाता है कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो काम हो रहे हैं, जैसे कि एक कंपनी एक रोड बनाने का काम कर रही है और एक वो साथ साथ में एक बिल्डिंग बनाने का काम कर रही है। रोड जो मिलते हैं उसको वो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है और बिल्डिंग हो सकता है प्राइवेट लेवल पर बना रही है। तो एक एडवांटेज ये होता है कि ये हमारा मान के चलो ये प्रोजेक्ट 1 है और ये हमारा प्रोजेक्ट 2 है, तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल है। नॉन प्रॉफिटेबल हम आगे कंटिन्यू ना करें या उस पर हो सके किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जाती हैं। दूसरा एडवांटेजेस क्या मिल जाता है, it enables it enables a concern to measure the efficiency and taken the maintains the improve it। हम यहाँ पर अपनी efficiency कैलकुलेट करते हैं कि efficiency क्या है और उसको किस तरीके से maintain कर सकते हैं, कैसे increase कर सकते हैं। This is done with the helps to valuable data made available for the purpose of comparison। For example, if material spent upon a pair of shoe in 2015 comes to 560 and similar pair of shoes the amount is rupees 600 in 2016, the increase may be due to increase in the price of material or more wastage of the uses of material due to the inefficiency or payment of unnecessary high price at the time of buying। तो अब यहाँ पर देखो हम किस तरीके से यहाँ पर हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। हो सकता है हमने रॉ मटेरियल महंगा खरीद लिया हो, या हो सकता है कॉस्ट इसलिए बढ़ गई एक शूज बनाने की, हमने जो अनस्किल्ड लेबर को रख लिया। तो ये चीज यहाँ पर हम लोगों को पता चलती है कि किस वजह से किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ी है। गाइस कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली या तो आपका प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट से हाथ धोना पड़ेगा, या आप मार्केट में प्राइस बढ़ा दोगे तो आपको अपनी सेल्स वॉल्यूम से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है या लाभ है कि हमें बताता है कि हमारी इफिशिएंसी कितनी है, मेजर करता है इफिशिएंसी को। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अपॉन विच एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड। एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड, किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन किस एस्टिमेट पे बेस्ड है। इफ केस ऑफ बिग कॉन्ट्रैक्ट और जॉब, quotation cannot be given unless the cost of completing the contract can be found out। ठीक है, जनरली जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें हम कोटेशन कैन नॉट बी गिवन क्यों नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कंप्लीटिंग कॉन्ट्रैक्ट भले ही हमको पता होती है, हमें पता है कि इन चीज़ों में जो होती है वहाँ पर मतलब बड़े प्रोजेक्ट में हम लोग ये देखते हैं, अगर बड़ा हमको एक प्रोजेक्ट मिलता है तो जनरली उनकी एग्जैक्ट कॉस्ट हमको नहीं पता होती है। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अपॉन विच एस्टिमेट कॉस्ट एंड टेंडर्स आर बेस्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज। ठीक है, हम फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज बनाते हैं कि किसी प्रोडक्ट को बनाना है नहीं बनाना है और एक्सेट्रा। इट एक्सप्लेन द कॉस्ट इनकर्ड एंड प्रॉफिट मेड इन वेरियस line of business and process and hereby provides data on the basis which production can be appropriate planned। it helps to increasing the profit, कहीं ना कहीं लागत कम करके आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो।
सजेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से हम वेस्टेज को कम कर सकते हैं, और सजेस्टिंग द कंट्रोल सो दैट वेस्टेज लीकेज एंड एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंट में बी डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड। अगर नुकसान होने से बचा लोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इट इनेबल्स द periodical डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर periodical मतलब एक 6 महीने का, 5 महीने का, विदाउट रिसोर्ट टू स्टॉक टेकिंग, इस तरीके से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इफ फर्निशेस रिलायबल डेटा फॉर कंपेयरिंग द कॉस्ट इन डिफरेंट पीरियड, हम डिफरेंट डिफरेंट पीरियड की कॉस्ट को कंपेयर करके बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हो सकता है 2014, 15, 16 में प्रोडक्ट खरीदा है, लेकिन प्राइस अभी तक एक जैसी है, लेकिन इस बीच में हमारा प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है ड्यू टू प्राइस चेंजेस ऑफ रॉ मटेरियल। द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एग्जैक्ट कॉस्ट बता देता है कि किस वजह से प्रॉफिट कम हुई। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटेंट में ये बताया जाता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस किस वजह से हुआ, प्रॉफिट और लॉस क्यों हुआ, वाई, इसका जवाब मिलता है हमको कहीं ना कहीं किससे, कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो एक एडवांटेज है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज द रिलेटिव इफिशियंसीज ऑफ डिफरेंट वर्कर। रिलेटिव इफिशियंसी यहाँ पे एक दूसरे से संबंधित एफिशिएंसी बताती है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन इफिशिएंट वर्कर है, कौन अनइफिशिएंट वर्कर है। एंड हियर बाय फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ सुटेबल प्लान और वेज प्लान पेमेंट, रिवार्ड इफिशिएंसी एंड प्रोवाइड द एडिक्वेट इंसेंटिव टू लेस एफिशिएंट वर्कर। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कम काम करते हैं उनको कम इंसेंटिव देना, जो ज्यादा काम करते हैं उन्हें ज्यादा इंसेंटिव देना, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिलेटिव इफिशिएंसी बताई जाती है कि यानी कि ए के कंपेयर में बी कैसा काम कर रहा है, ये बताया जाता है। इट्स enables to creditor and investor to judge the financial strength and credit worthiness of the business. साउंड बिजनेस कंसर्न विद द गुड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, एक अच्छा जो व्यवसाय होता है जैसे जियो या रिलायंस जैसी कंपनियां हैं, उनका कॉस्ट सिस्टम बहुत ही एडिक्यूट होता है, दैट्स वाई वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। इन्वेस्टर देन सिमिलर कंसर्न विदाउट द एडिक्वेट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। हेल्पफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल होती है। कैसे हेल्पफुल होती है, देखिए, फैसिलिटेट द असेसमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ये हम लास्ट क्लास में हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से, जब होता क्या है कि बहुत सारे लोग सामान को जब इंपोर्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि इंपोर्ट के टाइम पर, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स चाइना से मंगाया है, तो इंपोर्ट के टाइम पर हो सकता है उसकी प्राइस को वो कम बताएं, क्योंकि प्राइस को कम बताएंगे तो वहां पर कस्टम ड्यूटी कम लगेगी। लेकिन इस सिचुएशन में जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग करवाना कंपलसरी कर देती है, या कॉस्ट अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटेंट से आपको एक सर्टिफिकेट डिक्लेरिफिकेशन लेना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कहीं कि फॉर एग्जांपल अगर आप 10 रुपए में इंपोर्ट करते तो 10 रुपए पे 10% अगर ड्यूटी देते तो आप 1 रुपए बनती, लेकिन आपने कहा नहीं सर हमने तो 5 रुपए में इंपोर्ट किया है, तो 5 रुपए का 10% 50 पैसा होता है। इस तरीके से आप पैसा बचा सकते हो। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट को हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, कि किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जितनी होगी उसके बेस पर हम फिगर तय करेंगे कि उस पर ड्यूटी कम लगानी है, ज्यादा लगानी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं चाइना के उन पे ज्यादा टैक्स लगाती है, क्योंकि वो इंडिया को हार्म करते हैं या चाइना उनको डम कर रहा है इंडिया में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड द रेडी फिगर टू यूज द गवर्नमेंट टू एप्लीकेबल प्रॉब्लम लाइक प्राइस फिक्सेशन, प्राइस कंट्रोल, टैरिफ protections, wage level fixations, payment of dividend, settlement, dispute, etc. हेल्पफुल टू कंज्यूमर्स, ये भी हम टॉपिक पहले ऑलरेडी देख चुके हैं गाइस। तो यहाँ पर ये बहुत सारे कुछ एडवांटेजेस, यहाँ पर इफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये सारी चीजें भी आप एक कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से ये कहीं ना कहीं एडवांटेज है कि इफिशिएंसी बताता है पब्लिक एंटरप्राइज की, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पब्लिक एंटरप्राइज हैं, उनकी इफिशिएंसी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है वाया कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जो हम अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बिकॉज अभी और कुछ पोर्शन और बचा है अभी। तो यहाँ पर, या फिर आप देखना चाहो तो ये कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं गाइस। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी में कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए या कॉस्ट की क्लासिफिकेशन के लिए। सबसे पहले देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है CAS, जिसका है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, ओवरहेड का वैल्यूएशन, कैप्टिव कंजम्पशन। अगर कोई कंपनी अगर खुद ही कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है तो वो कैप्टिवली अगर कंज्यूम हो रहा है तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिजली बनाने वाली कंपनी खुद ही बिजली का भी यूज करती होगी तो उसकी लागत कैसे निकालेगी। एवरेज, रियलाइज्ड और कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल की कॉस्ट, एम्प्लॉय की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, जो हमारे यहाँ सुविधाएं यूज होती हैं,
पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हर एक चीज का सेपरेट यहाँ पर गाइस। अभी आपको ये चीज यहाँ पर सिर्फ नाम पढ़ने के लिए, फाइनल में इस इनके ऊपर आप ये समझ लीजिए अपना 20 to 30% ये सिलेबस आपका कवर होगा फाइनल में। इन पर डिटेल आप क्वेश्चंस देखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट, यानी हर एक चीज की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एक चीज हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट कैसे निकालोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैसे निकालोगे। फिर इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन जॉइंट कॉस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फीस, क्वालिटी कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओवरबर्डन ऑफ रिमूवल कॉस्ट, और इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। ये सारी चीजें यहाँ पर, ये इतने सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और इनके माध्यम से हम हर एक चीज की सेपरेट सेपरेट कॉस्ट, यानी कि अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं और फिर उसे कॉस्ट शीट में लिखते हैं, और जहाँ से हम डिटरमाइन कर पाते हैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो अभी हम फिलहाल में आज की इस क्लास में हम यही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉस्टिंग एंड एड ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, आगे का पोर्शन। तो अभी की इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं cmamedeasy@gmail.com पे। तो चलिए गाइस, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।